नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं नवल खाली। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। देहरादून में बेरोजगार संगठन का जबरदस्त प्रदर्शन, प्रशासन के छूटे पसीने, घंटा घर से गांधी पार्क तक जाम ही जाम। बेरोजगार संगठन पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज, जिसके बाद मचा बवाल, युवा हुआ आक्रोशित। बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार का ऐलान, सीबीआई जांच से कम कुछ भी नहीं। देहरादून में बेरोजगार संघ के प्रदर्शन के दौरान पत्थरबाजी, फिर हुआ लाठीचार्ज। दिन भर हुए हंगामे के बाद बेरोजगार संघ के युवाओं को पुलिस ने देर शाम किया गिरफ्तार, युवाओं की भीड़ को किया तीतर-बितर। बेरोजगार संगठन के आंदोलन पर बोले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, हमारी सरकार प्रदेश के युवाओं के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह से सजग। पहले की तरह हमने किसी भी भर्ती घोटाले को न दबाया न छुपाया। देहरादून में आक्रोशित हुए युवाओं ने जमकर हंगामा काटा, जिसके बाद अचानक से पत्थरबाजी भी शुरू हो गई। फिर पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। हालांकि युवाओं का कहना है कि पहले पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज की गई, जिसके बाद गुस्साए युवाओं ने पत्थर फेंके। इस पूरी घटना में कई लोग चोटिल भी हो गए। बृहस्पतिवार को देहरादून के गांधी पार्क में बेरोजगार संगठन के आंदोलन को पुलिस देर शाम तक काबू कर पाई। पथराव और लाठीचार्ज के बाद बड़े हंगामे को देखते हुए पुलिस ने बेरोजगार संगठन के युवाओं को गिरफ्तार कर लिया। बेरोजगार संगठन के बॉबी पवार ने कहा कि युवाओं की लड़ाई जारी रहेगी। बृहस्पतिवार का दिन उत्तराखंड में हंगामेदार रहा। देहरादून में बेरोजगार संगठन से जुड़े हजारों युवाओं का सैलाब सड़कों पर उमड़ पड़ा। घंटाघर से लेकर गांधी पार्क तक युवाओं ने सड़क जाम कर दी। युवाओं का कहना था कि उनकी बस इतनी सी ही मांग है, धामी सरकार भर्ती घोटालों की सीबीआई जांच करवा दे और परीक्षाओं से पहले नकल रोधी कानून ले आए। दरअसल बुधवार देर रात को गांधी पार्क में धरने पर बैठे बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार और उनके साथियों को पुलिस बल उठाने के लिए पहुंचा, जिसके बाद पुलिस कर्मियों पर आरोप लगे कि उन्होंने बॉबी पवार पर लाठीचार्ज की और महिला आंदोलनकारियों से बदतमीजियां भी की। यही नहीं, आरोप तो यहाँ तक लगे कि पुलिस कर्मी शराब पीकर आए थे। जैसे ही बॉबी पवार पर लाठीचार्ज का वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद बृहस्पतिवार को सुबह से ही युवाओं का जमावड़ा गांधी पार्क में लग गया, जिसके बाद पूरे दिन भर हजारों की संख्या में युवाओं ने गांधी पार्क पहुंचकर नारेबाजी की। इस दौरान पुलिस के आला अधिकारी भी युवाओं को मनाने के लिए पहुंचे, लेकिन युवाओं ने उनकी एक न सुनी। फिर अचानक शाम होते होते माहौल बदल गया। अचानक से पत्थरबाजी होने लगी और उसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। माहौल इतना गर्मा गया कि उसके बाद कई लोग चोटिल हो गए। देर शाम तक लगातार हंगामा चलता रहा। मैं उत्तराखंड के सभी युवा साथियों से अपील करता हूं कि धैर्य बनाए रखें। विपक्ष की कालखंड का जो भ्रष्टाचार वृक्ष है, उसको उखाड़ने के लिए प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है और मैं विश्वास दिलाता हूं कि आगामी दिनों के अंदर पारदर्शी नियुक्तियां हों, परीक्षा पारदर्शी हो, इसके लिए सरकार कटिबद्ध है। आज जो घटनाक्रम हुआ है, ये विपक्ष द्वारा रचा गढ़ा षड्यंत्र है। वो नहीं चाहते कि उनके कालखंड के कारनामे ये सार्वजनिक हो। मैं मुख्यमंत्री जी से अपील भी करता हूँ कि ऐसे युवाओं को भड़काने वाले तथा पत्थरबाजी में शामिल लोगों को बेनकाब होना चाहिए, उनके नाम सार्वजनिक होने चाहिए। उत्तराखंड का युवा शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को रखता है और मैं पुनः अपने सभी युवा साथियों अपील करता हूँ, विश्वास बनाएं, क्योंकि इस भ्रष्टाचारी वृक्ष को जड़ से समाप्त करने में समय लगना आवश्यक था। सबको रोजगार मिलेगा, रोजगार का पूरा एक मॉडल और पारदर्शी परीक्षा हो, इसके लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है। बेरोजगार नौजवान नवयुवतियों पर जिस तरीके से बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज और पथराव करा गया, एक तरफ आरएसएस के लोगों ने पथराव किया उन पर, दूसरी तरफ पुलिस ने लाठियां भी उन्हीं पर बरसाई हैं। तो ऐसे निहत्ते कमज़ोर बच्चों के ऊपर जिस तरीके से बर्बरता सरकार ने दिखाई है, निश्चित ही निंदा हम करते हैं और फिर अपील करते हैं मुख्यमंत्री से कि सहृदयता दिखाते हुए इस पूरी परीक्षा को रद्द करें। इसमें बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिनको कहा जा सकता है, जिस तरीके से मेरिट को घटाया गया 90। प्रदेश के युवाओं से धैर्य बनाए रखने की अपील करता हूं। उनको विश्वास दिलाता हूं कि पुष्कर सिंह धामी सरकार उनके साथ है। पूर्ति सरकार द्वारा जो भ्रष्टाचार रूपी सिस्टम यहाँ पर बनाया गया, सरकार उसको जड़ से उखाड़ने के लिए संकल्प है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ किसी भी युवाओं के साथ अन्याय नहीं होगा, विपक्ष किसी प्रकार की भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई न हो और उनके समय में काले कारनामों की कली न खुले, इसलिए बेरोजगारों को बरगलाने का काम कर रही है। क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार भ्रष्टाचार पर प्रहार कर रहे हैं,
सिस्टम में घुसे इस दीमक को समूल नाश का काम कर रहे हैं। और ऐसे में कांग्रेस के कुछ नेता युवाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं और आज की पत्थरबाजी में भी उन्हीं कांग्रेसियों का हाथ है, न कि हमारे युवाओं का हाथ है। इसलिए मैं इन युवाओं से कहता हूं कि आप इनके बहकाव में न आए, आप आए हमसे आपसे बात करने को तैयार हैं और ये विपक्ष की जो साजिश है इसमें गुमराह न हो, शामिल न हो, ऐसी मैं आपसे अपील करता हूं। उत्तराखंड का युवा सड़कों पर गुहार लगा रहा है अपने लिए न्याय की, गुहार लगा रहा है रोजगार के लिए, बेरोजगारी के खिलाफ आवाज उठाता है। लेकिन उससे भी ज्यादा निंदनीय बात है कि जब वो युवा आवाज उठाने के लिए सड़कों पर उतरता है तो उत्तराखंड की सरकार उस पर लाठियां बरसा रही है। ये किस तरीके का न्याय है कि जब उत्तराखंड के बच्चे, उत्तराखंड के युवा अगर सड़क पे बैठ के सत्याग्रह कर रहे हैं, अपने लिए आवाज उठा रहे हैं, तो उन पर लाठियां बरसाई जा रही है। हमारी माताओं बहनों को घसीट कर पुलिस थाने ले जाया जा रहा है। ये किस तरीके की लोकतांत्रिक व्यवस्था है उत्तराखंड सरकार की? वैसे तो कहने को कहते हैं कि उत्तराखंड इस देश का युवा प्रदेश है, इस उत्तराखंड के अंदर युवा मुख्यमंत्री है, लेकिन यहाँ युवाओं की जो सुनवाई है वो नहीं हो रही। मैं सोचती हूँ कि आज की ये जो घटना है कि बेहद निंदनीय है। मैं इसका विरोध करती हूँ और सच में आज जो युवा भाई जो प्रदर्शन वहां पर कर रहे हैं, अपने लिए न्याय की गुहार लगा रहे हैं, मैं उनके साथ हूँ और मैं उनकी इस भावना को समझती हूँ कि जिस तरीके से एक बच्चा अपनी पूरी जिंदगी ये इच्छा रखता है कि वो इस प्रदेश के अंदर ऑफिसर बने, इस प्रदेश के अंदर पीसीएस बने, इस प्रदेश के अंदर जेई बने, एई बने, लेखाकार बने, लेकिन आज सरकार ने उनके सपनों को चूर चूर करने की कोशिश की है। और बहुत ही मैं सोचती हूँ कि बहुत स्वाभाविक सी बात है कि जब उन बच्चों के सपने टूटेंगे तो वो कहाँ जाएंगे? जब उनकी आवाज को आप नहीं सुनेंगे तो वो सड़कों पे तो आएंगे। और सड़कों पर आने के बाद देखिए, मैं तो ये भी कहना चाहती हूँ कि जब भी सरकार के खिलाफ किसी ने आवाज उठाई तो कभी ये उनको कह दे रहे हैं कि नक्सली हैं, कभी कह देते हैं माओवादी हैं। और आज ये बच्चे जो आज गांधी पार्क में बैठकर आवाज उठा रहे हैं, ना जाने कल ही उनको पाकिस्तानी कह रहे हैं। तो ये अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और जब भी मैं सोचती हूँ कि एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ हर किसी को आजादी है कि अपनी आवाज उठाए और अपनी बात को प्रमुखता से रखे, प्रबलता से रखे। ये मुझे लगता है कि इनकी मांग जो है वो राज्य सरकार को मानने पर मजबूर करेगा। कल रात का जो वाकया है वो विभत्स है, वो बर्बर है, उसकी मैं पुरजोर शब्दों में निंदा करती हूँ। बिना महिला कांस्टेबल के महिलाओं के साथ अभद्रता की गई। यहाँ शराब पीकर पुलिस वाले आए और महिलाओं से ये कहा कि हमने तुम्हारी दीवी थोड़ी पी रखी है। तो निश्चित रूप से पुलिस प्रशासन का जो कोड ऑफ कंडक्ट रहा है उसकी निंदा की जानी चाहिए और धामी सरकार को संवेदनशील होना चाहिए। हमारी बहनों को रात को मेल पुलिस घसीटने में ले गई, इससे पढ़कर शर्मसार सेफ होने कभी नहीं। क्या इसी दिन के लिए आंदोलनकारी जो उत्तराखंड की मांग करी थी? क्या ऐसे उत्तराखंड के लिए हमने इतनी लड़ाई लड़ी थी, लोगों ने अपनी जानें गंवाई थी? हम बिल्कुल नहीं करेंगे। आज उत्तराखंड का हर युवा सड़क पे है। ये सिर्फ देहरादून का युवा है, अभी उत्तराखंड के सारे जिलों का युवा यहाँ आएगा। जब तक मुख्यमंत्री आगे हमारी मांगे नहीं और हमारी सिंपल की मांगे, हम पढ़ने वाले बच्चे हैं सर। 2021 में हमारा उत्तराखंड टीचर का फॉर्म आया था, 22 में हमारा फ्री हुआ, अब तक हमारी मुख्य परीक्षा नहीं हुई। हम कैसे दे रहे हैं परीक्षा? खुद की चाहिए। ये आंदोलन रुकने वाला नहीं। वो क्या सोच रहे हैं कि हम यहाँ से जाएंगे? हम यहाँ से नहीं जा रहे हैं। अब युवा जाग चुका है, अब अंदर की आग निकल चुकी है। हमारे गैंग में जितनी भी सरकार को यहाँ आना होगा। परवीर राणा का कहना है कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को 21 मई 2022 को सफल आरोहण के बाद 4 फरवरी 2023 को अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो का सफल आरोहण किया गया। वो लगातार अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है। परवीर राणा ने बताया कि उनका लक्ष्य विश्व की 7 ऊंची चोटियों पर भारत का झंडा फहराने का है, जिससे उत्तरकाशी और देश का नाम रोशन हो सकेगा। हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम प्रवीण राणा और मैं उत्तराखंड के उत्तरकाशी के छोटे से ग्राम डासरा से बिलोंग करता हूँ। मैंने 7 महाद्वीप, जो दुनिया के जो 7 महाद्वीप हैं उनके हाई स्पीड को क्लाइंब करने का लक्ष्य रखा हुआ है। 2022 में 21 मई को मैंने माउंट एवरेस्ट को फतह किया है और अभी 4 फरवरी 2023 को मैंने माउंट किलिमंजारो जो अफ्रीका की हाई पीक है जिसको क्लाइंब किया है। और अभी मेरे आगे का जो प्लान है वो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका की जो हाई पीक है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप और जो लास्ट में बचेगा अंटार्कटिका महाद्वीप में जो माउंट विंसन है, इसको क्लाइंब करने का एक लक्ष्य बनाया हुआ है। और इस सीरीज़ में मुझे काफ़ी अभी फंड की ज़रूरत पड़ेगी और आप लोगों के सपोर्ट और ब्लेसिंग की ज़रूरत पड़ेगी।
तो मैं काफ़ी प्राउड फील कर रहा हूँ कि मैंने किलिमंजारो को फतह किया है और अपने देश के झंडे को माउंट किलिमंजारो और माउंट एवरेस्ट पे। पहाड़ों की रानी मसूरी में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर किए जाने को लेकर लगातार काम किया जा रहा है, जिसको लेकर उप जिला चिकित्सालय में पैरा मेडिकल और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की कमियों को दूर करने की कवायद शुरू कर दी गई है, जिसको लेकर एडिशनल डायरेक्टर डॉक्टर मनोज उप्रेती और एडिशनल सीएमओ डॉक्टर चंदन सिंह रावत द्वारा उप जिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया गया। वहीं अस्पताल में साफ सफाई की बेहतर व्यवस्था देख खुशी जाहिर की। मैं सचिव साहब जो देख करके गए थे और उसमें जो उन्होंने कमियां निकाली थी उनको रिव्यू हम करने के लिए आए थे कि क्या क्या उसमें सुधार हुआ है। तो सबसे पहले तो सफाई व्यवस्था जो है दुरुस्त थी। डॉक्टर साहब ने अपने प्रयासों से बड़ा अच्छा काम किया है और नगर पालिका की मदद से यहाँ पर साफ़ सफाई का काम करवाया है। दूसरा जो है डॉक्टर्स का था जो कि समय से नहीं आ रहे थे, तो उनको भी जो है कसा गया है और उनको भी जो है सब कारण बताओ नोटिस दिए गए हैं कि भाई वो क्यों अपना समय में नहीं आ रहे हैं। तो डॉक्टर्स भी सभी हमको मिले हैं और पेशेंट्स भी सब डिपार्टमेंट्स में ढंग से देखे जा रहे हैं, दवाइयाँ उपलब्ध हैं। हाँ, ये है कि जो ह्यूमन रिसोर्सेज जो हमारे कर्मचारियों की कमी है वो ज़रूर है, जिसमें से कि स्टाफ नर्सेज और जो क्लरिकल स्टाफ है उसके लिए तो बता दिया गया है डीजी लेवल पे, और ये जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है उसकी भर्ती की प्रक्रिया को मैं स्टार्ट करवा दिया था मैंने। और अब जो नए सीएमओ साहब आए हैं वो भी उनको मैंने बता दिया था, तो आने वाले समय में जल्दी ही ये चीज़ें कर ली जाएंगी और यहाँ पे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती हो जाएगी। आज जो है हमारे जो सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य का पहले जो दौरा हुआ था उसमें जो काफ़ी कमियां जो पाई गई थी, तो उन्होंने टाइम दिया था कि भाई इसमें सुधार कर लिया जाए। उसी परिप्रेक्ष्य में मैं और हमारे जो भूतपूर्व सीएमओ साहब हैं वो लोग आए हैं देखने की भाई इसमें कितना सुधार हो चुका है या कितना कोई कमियां रह गई। तो आज जो निरीक्षण हमने किया है इसमें काफ़ी कुछ हमें बहुत सुधार मिला है। सफाई व्यवस्था में सुधार मिला है। ओपीडी हमने हर ओपीडी में खुद जा के देखा है कि पेशेंट देखे जा रहे हैं और माइनर सर्जरी भी हुई है। सर्जरी के डिपार्टमेंट भी ठीक चल रहा है। ओपीडी ऑर्थोपेडिक्स भी सही चल रही है और औषधियों का हमने खुद निरीक्षण किया है। औषधियाँ प्रचुर मात्रा में है और उनके एक्सपायरी देखिए तो कोई ऐसी दवाई हमें कोई मिली नहीं है और जन औषधि केंद्र भी बढ़िया चल रहा है। चंपावत जिले के प्रभारी मंत्री और उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने चंपावत जिले के लोहाघाट में भाजपा जिला कार्य समिति की बैठक ली। बैठक से पूर्व रेखा आर्य का जिला अध्यक्ष व कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत किया गया। बैठक में मंत्री रेखा आर्य ने कार्यकर्ताओं को आगामी चुनाव को लेकर दिशा निर्देश दिए। सरकार की योजनाओं के बारे में बताते हुए प्रभारी मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि देश में मोदी जी के नेतृत्व में आज देश चहुमुखी विकास कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी की यह परंपरा है और उसके अपने संविधान में है कि जब हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी होती है तो उसके बाद में प्रदेश कार्यकारिणी होती है और प्रदेश कार्यकारिणी के बाद में जिला कार्यकारिणी होती है और जिला कार्यकारिणी के बाद में फिर आपकी मंडल कार्यकारिणी होती है। यानी कि इस प्रकार से ऊपर से लेकर नीचे तक कार्य समितियों की बैठकें होती हैं और ऊपर से ली गई ऊर्जा को नीचे तक पहुंचाने का क्रम जो है यह बनता है। अपनी इस कार्य समिति में अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का कार्यकाल की वृद्धि हो 2024 तक में किस प्रकार से कोरोना कालखंड से लेकर अभी तक में जन सेवा में भारतीय जनता पार्टी का प्रतिभाग रहा है, उसका समर्थन हो। आगे का क्या हमारा विजन है उसको लेकर लोगों के सुझाव, अपने लोगों के सुझाव हो उसको संकलित करना, तो उसका प्रस्तुतिकरण होता है, अनुमोदन होता है। तो वह सारी चीज़ें जो है राष्ट्रीय बैठक की कार्य समिति में किया गया, अब वह जिला प्रदेश कार्य समिति में किया गया और अब पुनः उसे जो है जिला कार्य समिति में किया जा रहा है। अरे आगामी आने वाले चुनाव, चाहे वह वार्ड का चुनाव हो, चाहे वह नगर पंचायत का चुनाव हो, चाहे वह ब्लॉक का चुनाव हो, चाहे वह आपके लोकसभा का चुनाव हो, कमल ही कमल खिलना बहुत आवश्यक है, क्योंकि कमल के पास में ही वह ताकत है जो एक व्यक्ति की छोटी से छोटी आवश्यकता से लेकर बड़ी से बड़ी नीड तक को जानती है। ये जिम्मेदारी सबको वितरित होती है, तो उसका संकल्प सबने लिया है और भविष्य के हिसाब से उसकी रणनीति तैयार की गई। उधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा के अंतर्गत कीलपुरा वन रेंज में वन विभाग द्वारा रात्रि गश्त के दौरान जंगल की तरफ से एक मोटरसाइकिल को आता देख वन विभाग के लोगों को संदेह हुआ, जिस पर वन विभाग कुछ कार्रवाई करता तब तक लकड़ी माफिया मोटरसाइकिल छोड़कर भाग गए। वन विभाग की टीम ने वहां पहुंचकर देखा तो बाइक पर 2 साबुन प्रकाश के लट्ठे थे। ये क्योंकि जो तराई के जंगल है ये बहुत संवेदनशील है, चाहे वन संपदा हो चाहे वन जीव हो, हर लिहाज से, जिसके दृष्टिगत यहाँ पर हर वक्त 24 घंटे चौकन्ना ही रहना पड़ता है, क्योंकि इस समय अधिकांश जगह वन निगम के कटान और ये वन उपज का घटाने की कार्रवाइयाँ चल रही हैं, तो जिसमें वन निगम
के साथ मिलकर वन विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है। और जिस क्रम में गत दिवस खिलपुरा रेंज में रेंज स्टाफ को एक मोटरसाइकिल रात्रि के समय जब संदिग्ध तौर पर आती दिखाई दी, तो जब उन्होंने इसे रोका तो जो मोटरसाइकिल सवार थे वो तो भाग गए, लेकिन मोटरसाइकिल में एक लट्ठा और 2 लट्ठे सागवान मौके पर स्टाफ को बरामद हुआ। इससे पूर्व भी लकड़ी तस्करों के जो भी मंसूबे थे उन पर विभाग द्वारा पानी फेरा गया है। खिलपुरा राज्य में ही पिछले 10-12 दिन में हमने करीब 3 बड़ी कार्रवाई करते हुए सागवान प्रकाश को जब्त किया हुआ। जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत राज्य सरकार द्वारा संचालित देहरादून टू जौलीग्रांट एयरपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक बस संचालन में मनमानी के विरोध में एयरपोर्ट प्रीपेड टैक्सी समिति के मनीष टैक्सी सर्विस ने विरोध प्रदर्शन कर शासन प्रशासन को चेतावनी दी कि बस संचालन पूर्व की बात ही चले, वरना मजबूर होकर टैक्सी समिति को आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। मैं अग्रवाल जी, मैं ये बात बताऊं आपसे कि हमारी इलेक्ट्रॉनिक बस के संबंध में कई मरतबा मीटिंग हो चुकी और सारी मीटिंग सही रही, और जो इन्होंने कहा उसी के तरीके से हमारी बात हुई। उस मीटिंग में सारे बड़े बड़े अधिकारी, सीओ साहब, एयरपोर्ट डायरेक्टर साहब, इंचार्ज साहब, मतलब जो भी थे सभी कुछ थे। इनसे उसके बावजूद क्या जो बातें तय होती, जो रूपरेखा बनती है, उसके बावजूद क्या करते हैं कि उस रूपरेखा से नए नए तंत्र ये अपनाते हैं और हमें बार बार ऐसा उकसाते हैं कि ताकि हम कोई गलत काम करें और ये जो है इन्हें कोई पॉइंट मिले। इसी मतलब क्रम में मैं एक बात बताऊँ आपको कि हम ये तय हुआ था कि यहाँ पर 10 मिनट गाड़ी खड़ी होगी। जी गाड़ी आई, उसे ड्रॉप करा, चली गई। जिस तक फ्लाइट आती है 10 मिनट यहाँ पर खड़ी हो जाए, उसके बाद 10 मिनट खड़ी होने के बाद चली जाएगी। आज इन्होंने क्या करा कि ये खुलेआम जो है सीधे वहाँ पे अराइवल में चले गए, जबकि अराइवल में ऐसा कुछ नहीं, वहाँ कोई जाएगा और वहाँ जाके सवारियों को मतलब ज़बरदस्ती आवाज़ मार के कि देहरादून ऋषिकेश और इधर से 5-5, 10 आदमी बोल रहे, घूम रहे, और यदि हमारे आदमी से बात करने जा रहे तो उनकी वीडियो बना रहे कि आप हमारी गुंडागर्दी करें। खटीमा वन रेंज के अंतर्गत चीनी गोट के टनकपुर गांव में इस वक्त गेहूं की फसल खड़ी है। गेहूं की फसल को हाथियों द्वारा लगातार नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ग्रामीणों की मांग है कि फसल को बचाने के लिए वायर फिनिशिंग का कार्य किया जाए ताकि फसल को सुरक्षित बचाया जा सके। ग्रामीण प्रकाश चंद्र जोशी ने बताया कि लगातार हाथियों का आतंक फसल पर हो रहा है। मेरा प्रकाश चंद्र जोशी, मैं चीनी ग्राम सभा का रहने वाला हूँ। समस्या साहब मुझे ये है कि मैं हाथियों से बहुत दुखी हो गया हूँ और कम से कम जब भी धान की फसल हो या गेहूं की फसल हो, सारा पैसा लगाने के बावजूद भी हमें एक दाना मंदिर में चढ़ाने के लिए नहीं मिल पा रहा है। अगर उसको हाँकने के लिए जाओ तो उल्टा हमको जो है हमारे ऊपर वार करने की सोच रहा है। जैसे तैसे हम लोग बचा जाते हैं, लेकिन ये कब तक ये हमें सरकार से हमारा निवेदन है, वन विभाग से हमारा निवेदन है कि हमें एक फेंसिंग यहाँ पर जरूरी से जरूरी मतलब है करना, और नहीं तो न शायद तो ये तो फसल तो पता नहीं क्या हो जाए। कभी कभार रात में अगर हो ना सके हम अपनी जान न गंवाएं। प्रधान से एक बार नहीं 2-3 बार कह दिया। प्रधान जी को हमने यहाँ से फ़ोटो भेजी, उनको घर से बुला करके भी गाँव पूरे ये खेत के धानों के टाइम में भी हमने मतलब उससे फ़ोटो ली। जब ये पानी भर जाता था तो तब भी हमने फ़ोटो ली, सब कुछ करा मतलब। लेकिन वो हाँ हो तो कहते हैं, हाँ हो सभी कहते हैं, लेकिन जिसको भूख लगती है वही जानता है ना। जैसे कि ये जंगल तराई का है तो वन्य जीव बाहुल्य क्षेत्र है, विशेषकर हाथी का ये प्रिय क्षेत्र है, क्योंकि अधिकांश आबादी जो है जंगलों के किनारे ही निवासित है, जिस कारण ये बार बार देखा जा रहा है कि हाथी का आवागमन वन क्षेत्र से होता है, जिसके लिए वन विभाग मुस्तैदी से कार्य कर रहा है और लगातार ऐसे संवेदनशील क्षेत्रों पर गश्त इत्यादि की जा रही है। कई जगह हमने सोलर फेंसिंग भी प्रस्तावित की है और इस संबंध में जहाँ पर भी ऐसे संवेदनशील क्षेत्र हैं जहाँ पर स्टाफ के माध्यम से कार्रवाई। अब खबर बागेश्वर के गरुड़ से है, जहां भाजपा कार्यालय में नवीन कार्यकारिणी का गठन होने पर सभी पदाधिकारियों का स्वागत कार्यक्रम किया गया। पूर्व में मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति के बाद मंडल स्तर पर कार्यकारिणी का गठन भी कर दिया गया, जहां ज्येष्ठ कार्यकर्ताओं सहित युवा कार्यकर्ताओं को भी कार्यकारिणी में शामिल किया गया। अल्मोड़ा जिले के रानीखेत विधानसभा के जिला पंचायत सदस्य मोवाड़ी सुबा रोतेला ने आरोप लगाया है कि राजकीय प्राथमिक विद्यालय सलोनी के भवन निर्माण कार्य अधूरा छोड़े जाने से नौनिहालों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। जिला पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत राजकीय प्राइमरी पाठशाला सलोनी है, जिसके भवन के निर्माण हेतु जिला योजना 2021-2022 से करीब 34 लाख रुपए स्वीकृत कराए हैं, लेकिन वर्तमान में उक्त स्कूल का भवन पूर्ण नहीं। अभी तक की खबरों में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। तब तक के लिए नमस्कार।